पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि लेनिन कैसे रूस की गद्दी पर बैठता है। और रूस की गद्दी पर बैठने से पहले लेनिन जो है वो अप्रैल थीसिस लाता है। हम लोग इसको भी पढ़े थे कि लेनिन रूस की गद्दी पर बैठने से पहले अप्रैल थीसिस लाता है। अप्रैल थीसिस में इसके दो चार स्टेटमेंट होते हैं जो कि हम लोग पढ़े थे कि सभी मजदूरों के लिए इसने क्या किया था। मजदूर को क्या देगा? मजदूरों के लिए बोला था कि आपको रोटी दिया जाएगा, भूमि दिया जाएगा और लिविंग स्टैंडर्ड दिया जाएगा। सैनिकों को क्या देने के लिए बोला था? शांति की बात की थी। इसीलिए 1918 में वेस्ट लिवोस्ट की संधि होती है और इससे रूस प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। लेकिन लेनिन सभी मजदूरों को लेकर केरेंस्की पे हमला करने गया था और ये तो हम लोग पूरा कहानी सुन लिए थे। अब ये जो क्रांति हुई थी, जो लेनिन सबको लेके गया था वहां, तो यही क्रांति बोल्शेविक क्रांति कहलाया। और इसी बोल्शेविक क्रांति मतलब बोल्शेविक वाले लोग गए और केरेंस्की पे हमला करने गए। कहाँ गए थे? तो विंटर पैलेस में। विंटर पैलेस क्या था? तो जहां राजा रहता था। विंटर पैलेस। विंटर पैलेस क्या था? विंटर पैलेस जहां राजा रहता था उस जगह का नाम था विंटर पैलेस। तो राजा के बाद वहां कौन रह रहा था? केरेंस्की रह रहा था। लेकिन बोल्शेविक क्रांति के बाद जैसे ही लेनिन गए वहां से केरेंस्की भाग गया और यहाँ पे ये आ गए। कौन? लेनिन। अब जैसे ही लेनिन यहाँ आते हैं तो इन्होंने सबसे पहला काम किया कि पूरे रूस में सब चीज सरकारी कर दिया। जिनके पास लाखों की संपत्ति है सब संपत्ति सरकारी हो गई। जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है अब सब बिल्डिंग क्या हो गया? सरकारी हो गया। कोई भी वहां जाकर रह सकता है। कोई भी चीज, टेम्पू चल रहा है सरकारी चलेगा। प्राइवेट अपना कुछ है ही नहीं, प्राइवेट जैसा नाम ही नहीं रखा। ये इतना ज्यादा फॉलोवर था, ये इतना डीप फॉलोवर था कार्ल मार्क्स का कि समाजवाद के चक्कर में इसने जो भी बड़े उच्च वर्गीय लोग थे, मध्य वर्गीय लोग से जो ज्यादा ऊपर थे, उन सारों का क्या कर लिया? सब संपत्ति जब्त कर ली गई और उनको भी सेम कैटेगरी में लाया गया। अब जो नौकरी करना है तो नौकरी कीजिए, आपको उतना ही दिया जाएगा जितना खाना है। और उसके बाद सारा संपत्ति कौन ले लेगा? सरकार ले लेगी। जैसे किसी के पास 10 बीघा जमीन है, अब 10 बीघा में वो खेत में फसल उपजा रहा है, उसको खाने भर उसको दिया जाता था और जितना फसल होता था वो सब कौन लेके चला जाता था? लेनिन। जिससे आंतरिक अशांति और आंतरिक विद्रोह फैलने लगा। मतलब जो उच्च वर्गीय थे, जिन अब किसी के पास जाहिर सी बात है करोड़ों की संपत्ति है और अचानक से बोल दी जाए कि आपकी संपत्ति नहीं है तो वो लोग तो विद्रोह करेंगे ही। तो इसके वजह से जब समाजवाद में ये पूरा सारा कुछ सरकारी करने लगा लेनिन, तो जिसकी वजह से वहां पे क्या हो गई? आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। किसको? लेनिन को। तो लेनिन कहा कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, सब सरकारी कर रहे हैं। तो इस वजह से लेनिन ने अपने ही देश में एक गुप्त पुलिस का गठन किया। गुप्त पुलिस। और ये भी गुप्त पुलिस था। तो इस गुप्त पुलिस का नाम रखा गया चेका पुलिस। इस गुप्त पुलिस का नाम क्या रखा गया? चेका पुलिस का गठन किया। और ये आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, मतलब देश के अंदर आंतरिक विद्रोह। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी लेनिन के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, अब जाहिर सी बात है जिसकी करोड़ की सम्पत्ति जाएगी वो लेनिन के विरोध में बोलेगा, लेनिन के विरोध में सबको भड़काएगा और इसकी संख्या भी ज्यादातर बढ़ने लगी। लेकिन जो निम्न वर्गीय लोग थे जिनकी संख्या वाकई में सबसे ज्यादा थी वो सब तो खुश हो जाएंगे क्योंकि अमीर गरीब का मतभेद मिल गया, किसी के पास पैसा है ही नहीं। तो जो उच्च वर्गीय लोग लेनिन के बारे में गलत बोलते थे या लेनिन का विरोध करते थे, उनको हटाने के लिए लेनिन ने चेका पुलिस का गठन किया। जैसे पता ही नहीं चलता था, जैसे अगर कोई आदमी जा रहा है सब्जी खरीदने और वो लेनिन के बारे में कुछ विरोधी बात बोल दिया तो कुछ दूर जाने के बाद उसको मार दिया जाता था। मतलब इस तरह से ये लोग गुप्त पुलिस होते थे कि कहीं भी ये बैठे रहते थे और जो भी लेनिन के बारे में बोल रहा है उनको मार दिया जाता था। उसी प्रकार से विदेशी लोग जो आते थे, अब लेनिन जब यहाँ बैठा तो इनका एक सहयोगी था जिसका नाम था ट्राटस्की। तो लेनिन अपने सहयोगी ट्राटस्की के साथ ही रूस की गद्दी पे बैठा था। तो लेनिन चेका पुलिस बनाया था और ट्राटस्की जो है वो लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना का गठन किसके लिए होता? तो विदेशियों के आक्रमण को या उपद्रव को शांत करने के लिए।
विदेशी उपद्रव शांत करने के लिए। मतलब अगर कोई विदेश से आके लेनिन के बारे में विरोध में बोल रहा है, लेनिन के खिलाफ बोल रहा है, तो उनको शांत किया जाता था लाल सेना के द्वारा। तो विदेशियों के उपद्रव को शांत करने के लिए लाल सेना का गठन हुआ और आंतरिक विद्रोह का दमन करने के लिए चेका पुलिस का गठन किया गया। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। और वो लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ट्राटस्की के द्वारा। इस तरह लेनिन ने मार्क्सवादी विचारधारा से पूरे रूस में ही समाजवादी स्थापित कर दिया, जिसकी वजह से अब आप यहाँ पे समझिए कि किसी का 10 बीघा जमीन है, अब वो क्यों ज़्यादा उपजाएगा? नहीं ना उपजाएगा। क्यों नहीं उपजाएगा? क्योंकि जान रहा है कि हम जितना उपजाएंगे उसका जितना हम खा सकते हैं उतना ही रहने देगा, बाकी सब ले लेगा। इसके वजह से 1920-21 के समय पूरे रूस में क्या हुआ? आर्थिक गिरावट आने शुरू हो गई। आर्थिक गिरावट आना शुरू हो गया। इस तरह से आंतरिक विद्रोह को दबाया जा रहा था, विदेशी उपद्रवियों को दबाया जा रहा था, और सब कुछ सरकारी करने के कारण यहाँ तक कि सब घर सरकारी हो गया, जमीन सरकारी हो गया, जिसकी वजह से यहाँ जो है आर्थिक गिरावट आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा लेनिन रिलैक्सेशन देता है और कहने लगता है कि कुछ निजी संपत्तियों को छूट रखने की सलाह दी गई कि कुछ निजी संपत्ति आप रख सकते हैं, और बैंक खोलने का स्वतंत्रता दिया गया। यहाँ बैंक सरकारी था, स्कूल सरकारी, सारा कुछ सरकारी, बस सरकारी, टेम्पू सरकारी, रेलवे सरकारी। आप कुछ नहीं, आपको ये भी नहीं लेना है, टिकट भी नहीं लेना है। तो इस तरह से आर्थिक गिरावट देखते हुए लेनिन ने सोचा कि थोड़ा इसमें हमको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ सरकारी करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और सब कुछ क्या कर दिया ये, फिर कुछ ना कुछ धीरे 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 स्वतंत्रता देने लगा। अब ये इसका एक अपना झंडा था, उस झंडा को हम लोग देखते हैं। नहीं दिखा? अच्छा, ये देखिए, अब लेनिन का अपना एक झंडा था। झंडा कैसा था? इस तरह से था, और ये लाल कलर का था। ठीक है, यहाँ पे हंसुआ था इससे, ये डिजाइन, और हंसुआ और हथौड़ा। हंसुआ भी था और हथौड़ा भी था। हथौड़ा किसके लिए? मजदूर के लिए, और हंसुआ कृषकों के लिए। तो ये जो है, ये मार्क्स और लेनिन के विचारधारा को मानने वाले जो हैं वो मार्क्सवादी कहलाए। जो मार्क्स को भी मानते हैं, जैसे मार्क्स जो है उनका पूरा समाजवादी था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये लेनिन जो है वो मॉडिफिकेशन किया कि नहीं, अब सब कुछ सरकारी करेंगे तो दिक्कत होने लगेगा, आर्थिक गिरावट स्टार्ट हो जाएगा। तो लेनिन ने अपना भी एक थियोरी दिया, उसको कहा। तो यहाँ से मार्क्स से मार उठा लिए और लेनिन से ले उठा लिए। तो यहाँ से ये क्या बन गया? माले। और माले का झंडा क्या हो गया? तो इसमें कृषक लोग का हंसुआ भी है और हथौड़ा भी है, और यही माले कहलाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भाकपा है, लेनिनवादी है। अब इसके बाद लेकिन क्या होता है कि 1924 के बाद, 1924 31 जनवरी 21 जनवरी 1924 को लेनिन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और लेनिन की मृत्यु के बाद वहाँ आंतरिक विद्रोह स्टार्ट हो जाता है कि कौन राजा बनेगा। तो इसके बाद स्टालिन वहाँ के राजा बनते हैं। इससे पहले हम लोग देख लें कि जब आर्थिक गिरावट आने लगा 1920-21 के फेज में, आर्थिक गिरावट आने लगा, तो लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया। लेनिन द्वारा क्या लाया गया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या कहा गया कि जो भी हम जमीन ले रहे हैं, जमीन में जो भी फसल उपज रहा है, इसका पहले सिस्टम था कि जितना आदमी खाएगा उतना उसको देना है, और बाकी सारा प्रोडक्ट कहाँ कर लेके जाएगा? सरकार लेके जाएगी। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये इसको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया कि नहीं, जो जितना उपजाएंगे वो उतना रखेंगे, और उसके लिए फिक्स प्राइस किया गया, दाम किया गया कि इतना दाम में आपको इसको बेचना है। तो यहाँ से धीरे 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 ये सबको कंट्रोल करने लगा, सबको एक साथ लाना स्टार्ट किया। कौन? लेनिन। अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, रूस की क्रांति में कैसे हुआ था। तो रूस में सबसे पहले किसका शासन था? रोमनोव का। रूस में रोमनोव का शासन था, और उस समय कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। अब जार निकोलस द्वितीय
ये राजा थे, पत्नी जरीना थी, ये पूरा कहानी हम लोग सुने हैं। तो इसमें यहाँ 3 तरह के ईसाई थे, 3 तरह के ईसाई। कहाँ? रूस में। रूस में 3 तरह के ईसाई रहते थे। एक थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो बहुत संख्या में थे, संख्या अधिक, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का। और एक ईसाई रहते थे जिनका नाम था कैथोलिक, और एक ईसाई थे जिनका नाम था प्रोटोस्टेंट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस में मुस्लिम लोग भी थे, रूस में मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, और मुस्लिम क्रांतिकारी जो होते थे उनको जदीदी बोला जाता था, जदीदी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि रूस में जो मुस्लिम क्रांतिकारी हुए उनके लिए अलग नाम, अलग शब्द था, जो नाम था जदीदी। अब हम लोग रूसी अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि रूस के जो लोग थे 85% कृषि पर निर्भर करते थे। 85% लोग यहाँ के क्या करते थे? कृषि करते थे। फीमेल का वेतन क्या था? मेल से कम था। अब देखिए यही सब कारण बना था रूसी क्रांति होने का, और इसी के कारण से हम लोग देखे थे कि 1895 में रूस में लोकतांत्रिक पार्टी बना, और फिर 1900 में 95-98 ये है, और 1900 में क्या बना? क्रांतिकारी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी। 1895-98 में जो बना था, इसके कौन थे? ट्राटस्की, ये कौन थे? करेंस्की थे। और 1900 में जो बना था क्रांतिकारी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी जो बना था, उसके कौन थे? लेनिन थे। इसमें हम लोग देखे थे कि 1905 में रूस और जापान में युद्ध होता है, जिसकी वजह से वास्तविक वेतन में 20% का गिरावट आती है। बाद में क्या होता है? खूनी रविवार जैसी घटना होती है, और इसके बाद एक संवैधानिक संस्था बनता है। संवैधानिक संस्था क्या बनता है? ड्यूमा बनता है। अब काम करने की घंटा को भी फिक्स किया गया, वेतन बढ़ाने का मांग भी किया गया था उसमें। जार निकोलस द्वितीय द्वारा लेनिन को निष्कासित कर दिया जाता है स्विट्जरलैंड, क्योंकि ये सारा डिमांड किया था कौन? लेनिन। और इसके बाद क्या बनता है? ड्यूमा का गठन होता है 1905 में ही। लेकिन ड्यूमा में ही किसको रखा जाता है? स्टीरियोटाइप आदमी को। जैसे जो जार निकोलस द्वितीय जिस माइंडसेट का आदमी था, उसी माइंडसेट के आदमी को ड्यूमा में रखता था। तो इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं, जिसके कारण से गृह युद्ध होने लगा। अब जार समर्थक को वाइट्स बोलते थे। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी देख लीजिएगा कि जब गृह युद्ध हुआ, करेंस्की जब ये सब काम कर रहा था, क्योंकि लेनिन को तो भगा दिया गया था, तो जार के जो समर्थक होते थे, तो जार के समर्थक व्हाइट्स कहलाते थे। व्हाइट्स। और सामाजिक क्रांतिकारी ये ग्रीन्स कहलाते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जार समर्थक को क्या बोला जाता था? व्हाइट्स बोला जाता था। और सामूहिक क्रांति जो करते थे, सामाजिक क्रांतिकारी जो थे, उनको ग्रीन्स बोला जाता था। अब इसमें हम लोग देखे थे कि इसके बाद क्या हो गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? उसी समय पेट्रोग्राद कर दिया गया था। अब 30 लाख शरणार्थी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, जिसकी वजह से जार के खिलाफ आवाज उठने लगा। इसी में हम लोग आगे देखे थे कि रूस में जार ने अपनी सेनापति रूसी स्टीम रोलर को इन शरणार्थियों पर गोली चलाने को कहा था, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाया। 1917 में ड्यूमा बना था, 1917 में ही राजशाही समाप्त हुआ, और केरेंस्की वहां का क्या हुआ? सत्ता में आया। लेकिन केरेंस्की भी वही काम कर रहा था जो काम जार निकोलस द्वितीय कर रहा था, युद्ध ही लगातार कर रहा था, जिसकी वजह से जर्मनी के सहयोग से लेनिन को रूस पहुंचाया गया। और वो जैसे ही रूस पहुंचा, अक्टूबर नवंबर की क्रांति हुई, जिसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। वो अक्टूबर नवंबर उसी को बोलते हैं। और लेनिन विंटर पैलेस पहुंचता है, घेर लेता है। केरेंस्की वहां से इंग्लैंड चला जाता है, और लेनिन वहां का हेड बन के आर्थिक बदलाव लाता है। और 1917 में सभी बैंकों का क्या कर देता है? राष्ट्रीयकरण। और उसके बाद उसकी बोल्शेविक पार्टी जो थी, उसका नाम बदल दिया जाता है, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाता है। एक वर्ड आता है कॉमिनटर्न, एक वर्ड आता है
कॉमिनटर्न, ये वर्ड बड़ा पॉपुलर है। तो ये कॉमिनटर्न मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी को जब इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया तो उसको कॉमिनटर्न बोला गया। और हम लोग इसके बाद देखे थे कि सामाजिक बदलाव क्या क्या आया था। अब हम लोग अगला टॉपिक है सामाजिक बदलाव और क्रांति का प्रभाव। तो सामाजिक बदलाव में ये आया कि वर्ग विहीन समाज बना दिया। वर्ग विहीन समाज, कौन? लेनिन। इसी वजह से तो वहाँ आंतरिक विद्रोह स्टार्ट हो गया। वर्ग विहीन समाज की स्थापना तो कर दी, सभी अमीर गरीब को एक साथ कर दिया, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सबको एक तरह का ड्रेस कोड पहनने को कहा गया। विश्व के प्रथम देश, तो इसीलिए विश्व का सबसे पहला देश कौन बन गया? रूस, जो कि समाजवाद को विकसित किया। तो हम लोग देखेंगे कि समाजवाद सबसे पहले कहाँ आया था? रूस में। लाने वाले कौन थे? लेनिन। और रूस का नाम बदल के यूएसएसआर कर दिया गया, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें बहुत सारे रूस के बहुत सारे देश आए, लेकिन क्या होता है कि 31 जनवरी 1924 को लेनिन को लकवा मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु इस प्रकार हुई कि लोग मृत्यु के बाद उसके प्रति इतना सम्मान था लोगों में, निम्न वर्गीय लोगों में ज़्यादा, कि लग रहा था कि किसी घर को देख लिया जाता था उसमें तो वहाँ के लोग इस तरह से रो रहे थे जैसे लग रहा है कि उनके घर का कोई सदस्य मरा है। हालांकि उसको बाद में जब दफनाने का बात आया तो लोग अपने में बात कर रहे थे कि इसको दफनाया जाएगा तो इनको हम अपने से वहाँ से कब्र से निकाल के लाएंगे घर में, और जो सारा प्रक्रिया किया जाता है उस करने के बाद हम उनको दफनाएंगे। हर एक लोग यही बात बोल रहे थे, जिसकी वजह से उस समय उनके डेड बॉडी को नहीं जलाया गया, जो कि आज तक वही रखा हुआ है। तो आज तक उनके डेड बॉडी को रखा गया है वहाँ रूस में। लेनिन की मृत्यु के बाद रूस में सत्ता प्राप्ति के लिए आपसी संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन लेनिन के बाद वहाँ का जो हेड है केरेंस्की नहीं बन पाता है, ये ट्राटस्की नहीं बन पाता है। तो लेनिन के बाद वहाँ का हेड ट्राटस्की को बनना था क्योंकि इसका सहयोगी वो था, लेकिन उसको हटा के, ट्राटस्की को हटा के वहाँ स्टालिन बन जाता है। कौन बनते हैं? स्टालिन बन जाते हैं हेड। और इस समय गरीब किसान धनी बनने लगते हैं, जिनको कुलह कहा जाता है। इसी समय गरीब लोग जो है वो धनी बनने लगे थे। तो गरीब लोग धनी जब बनेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? कुलह कहलाते थे। और जब स्टालिन यहाँ की गद्दी पे बैठा तो ये 1924 से लेकर 1953 तक रूस में रहा और इसने पूरे रूस को सुदृढ़ बना दिया और रूस को इतना आगे खड़ा कर दिया कि हर एक देश में सबसे आगे हो गया रूस, क्योंकि इसने एक प्लानिंग लाया था, 5 ईयर प्लानिंग। पंचवर्षीय योजना जो हम लोग आज देखते हैं, हम लोग के देश में भी पंचवर्षीय योजना है, तो इसको लाने वाला सबसे पहला कौन था? स्टालिन था। और इसने सामूहिक खेती करवाया, बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करवाया स्टालिन। यानी स्टालिन ने झूठे इल्जाम लगा के अपने विरोधियों को फंसा के, मतलब ये ट्राटस्की को हटा दिया गया और मृत्युदंड देके और खुद बन जाता है, ट्राटस्की को देश से निकाल देता है। यानी 1900 इसी समय जब ये पंचवर्षीय योजना लाता है तो 1929-30 में पूरे देश में विश्वव्यापी मंदी आती है। तो अधिकांश देश ने रूस का पंचवर्षीय मॉडल अपनाया। जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आती है तो उस समय रूस जो है वो अपने प्लानिंग से बच जाता है, क्योंकि इससे पहले 1921 से लेके 26 तक, 25-26 के आसपास में इसने 5 ईयर प्लानिंग लाया था और कृषि के मॉडल को अपनाया। उसने अपने अनाज वगैरह को प्रिजर्व किया और 1929-30 में जो आर्थिक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई उसमें रूस जो है स्टेबल रहा। तो सब लोग बाद में समाजवाद को अपनाने की बात करने लगे, क्योंकि देखा गया कि इतने मंदी में भी रूस की आर्थिक स्थिति खराब नहीं हुई। तो स्टालिन जो है वो सभी को समाजवाद अपनाने को बोला। पंचवर्षीय योजना 1927 से 32 के बीच में आया था। पहला पंचवर्षीय योजना तो जो था 1927 से 32 के बीच में आया था और सामूहिक खेती करवाता था। ये स्टालिन सभी वस्तुओं की कीमत को निश्चित और सामूहिक खेती में प्रारंभ करवाया था। अब इसके बाद हम लोग देखे थे कि क्रांति के प्रभाव को देखेंगे, लेकिन स्टालिन की कहानी भी बहुत अलग है। हम लोग जब कभी होगा तो इन लोगों के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे स्टालिन हो गए,
इवानोविच लेनिन हो गए। तो इन लोगों का एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या था और क्या क्या ये अपने जीवन काल में किए, उसको अलग से पढ़ाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ते हैं स्टालिन को। तो स्टालिन के बारे में बोला जाता है कि 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में भी रूस में लगभग 40 लोग मारे गए भूख से, लेकिन फिर भी वहाँ की आर्थिक स्थिति सही रही। ऐसा क्यों हुआ? तो ये पूरा डिटेलिंग हमको पढ़ना पड़ेगा स्टालिन के बारे में जब पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग इसमें आगे देखते हैं जो एनसीईआरटी के फॉर्मेट में है उसके अनुसार कि क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। तो क्रांति से प्रभाव क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो क्रांति के प्रभाव श्रमिकों पे पड़ेगा। तो श्रमिक लोग कैसे होंगे? तो श्रमिक लोग में सुधार आएगा, अमीरी गरीबी का भेद मिट गया और यहां से पूरा देश दो ध्रुव में बट गया। दो ध्रुव में पूरा देश बट गया। एक हो गया पूंजीवाद, पूंजीवाद, और एक हो गया समाजवाद। यानी कि वैसा देश जहां शासन पूंजीपतियों के हाथों में हो वो देश पूंजीवाद देश कहलाया, और वैसा देश जहां शासन समाज के हाथ में हो, मतलब निम्न वर्गीय लोगों के हाथ में हो, वहां कोई वर्ग नहीं हो, वर्ग विहीन हो, तो वैसा देश समाजवाद देश कहलाया। अब पूंजीवादी देश जो है वो कहेंगे कि पूंजीवाद सही है, समाजवाद देश जो है वो कहेगा समाजवादी सही है। अब जैसे देखिए इंग्लैंड, इंग्लैंड क्या है? पूंजीवादी देश है। इंग्लैंड पूंजीवादी है, यूएसए पूंजीवादी है। तो ये लोग कहे कि पूंजीवादी अच्छा है, लेकिन रूस कहता था कि पूंजीवादी नहीं सही है, आइए समाजवाद अपनाइए। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन आया। अमेरिका, इंग्लैंड के लोग बोले कि आप पूंजीवाद को अपनाइए, पूंजीवाद को अपनाइएगा तो हम आपके साथ ट्रेडिंग करेंगे। रूस बोला कि आप समाजवाद अपनाइए, अगर समाजवाद अपनाइएगा तो हम आपके साथ ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन हम लोग क्या किए कि हम लोग बीच में आ गए। हम लोगों ने न पूंजीवाद को अपनाया और न समाजवाद को अपनाया, हम लोग दोनों का मिक्सअप रहे, हम लोग मिश्रित रहे। कैसे मिश्रित है? हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी है, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल भी है। जैसे पूंजीवाद में कोई सरकारी नहीं है, सब कुछ प्राइवेट है। हमारे यहाँ क्या है? प्राइवेट कंपनी भी है, सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट बस स्टॉप, सरकारी बस स्टॉप। कुछ कुछ चीज़ पे हम लोग सरकारी हैं, कुछ कुछ चीज़ पे प्राइवेट है। तो हम लोग मिश्रित रहे, हम लोग को दोनों से काम लेना था। इसीलिए इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी आया, परंतु यहाँ पूंजीवादी समर्थक अपने ऊपर समाजवाद की भावना को हावी होने नहीं दिए थे। भारत में क्या है? भारत में एम एन राव के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बनाया गया, लेकिन हम लोग क्या हुए? मिश्रित हो गए, न पूंजीवादी हुए न समाजवादी हुए। चीन, चीन को देख रहे होंगे, चीन में साम्यवाद आया, यानी मानव के संसाधन पर सरकार का अधिकार, मतलब मानव संसाधन पर भी सरकार का अधिकार हो जाएगा तो साम्यवाद कहलाएगा। यानी कि मानव को कितना काम करना है, कितना काम नहीं करना है, इसका भी जब कंट्रोल सरकार के हाथ में आ जाए तो वो साम्यवाद कहलाता है। मतलब समाजवाद से एक स्टेप और आगे, वो क्या कहलाएगा? साम्यवाद। तो चीन में अभी साम्यवाद है। माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में समाजवाद की भावना आई और उसके ऊपर ये कहाँ लेकर गया? साम्यवाद की तरफ लेकर गया। और माओ से तुंग का यह विचार माओवाद कहलाया, जो कि भारत में माओवाद के विचारधारक हैं, लेकिन उसके समर्थन नहीं करता है सरकार, इसलिए माओवादी को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। क्योंकि ये माओवादी जो हैं ये हमेशा सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ बुक्स में देखेंगे दास कैपिटल, दास कैपिटल हम लोग यहाँ पे कुछ बुक्स देख लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे इसको। दास कैपिटल, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। इसके बाद वार एंड पीस, वार एंड वार एंड पीस के लेखक कौन है? टॉलस टॉय। इसके बाद है रशियन रिवॉल्यूशन, आर एस अवस्थी। और एक है द सोवियत स्टेट ऑफ एशिया, द सोवियत स्टेट ऑफ एशिया। इसके हैं एस सी
विधा लंकर। आज हम लोग यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम लोग और एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो डिक्टेटर को देखेंगे, जिनका नाम है हिटलर, नाजीवाद और हिटलर, जो चैप्टर 3 है। तो इसको देख लेंगे। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। किसका? 9th क्लास का। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक फिर आगे, मतलब फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में लोकतंत्र आया और उसके बाद फिर से वहां आएगा राजतंत्र। तो वो हम लोग 10वां क्लास का पहला चैप्टर में देखेंगे। तो 9th क्लास का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे हिटलर के बारे में। थैंक यू।